तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। समय चला गया, जैसे पलक झपकते ही कुछ वर्ष बीत गए। इन वर्षों में तियानहुओ राजवंश ने अराजकतारों के सागर में बहुत से अपने लोगों को भेजा था। मु झेनकिंग ने स्वर्गीय अग्निकुल को तब तक नहीं बताया कि वे इस अराजकतारों के सागर में क्यों आए हैं, जब तक कि उन्होंने वीर प्रताप को नहीं देख लिया। तभी उन्हें समझ आया कि महाराज ने उन्हें इस सुनसान से तारक क्षेत्र में क्यों भेजा था। तियानहुओ राजवंश के शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धाओं के आने से तियानचेन संसार की किस्मत और भी प्रबल हो गई। यहाँ के साधक अब पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगे। सबसे बड़ी बात ये कि वीर प्रताप ने तियानहुओ राजवंश के उन शक्तिशाली व्यक्तियों को साधना अकादमी का गुरु नियुक्त कर दिया। इन महान गुरुओं के आने से अकादमी के विद्यार्थी तेजी से प्रगति करने लगे और महान शिया राजवंश की समग्र शक्ति भी दिन दूनी रफ्तार से बढ़ने लगी। किंतु ठीक इन्हीं तियानहुओ राजवंश के शक्तिशाली गुरुओं के कारण पहले जो साधना विद्यालय चला करते थे वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। महान शिया राजवंश की सरकारी साधना अकादमियों के गुरु गुई शिव क्षेत्र के थे। कुछ तो अर्ध पवित्र पुरुष तक व्याख्यान देते थे। वहीं पुराने साधना विद्यालयों में सबसे मजबूत साधक भी मात्र हुआशान क्षेत्र तक ही पहुंचे थे। स्वाभाविक था कि तियानचेन संसार के साधक सरकारी अकादमी की ओर ही झुके। वीर प्रताप के इस कदम से साधना विद्यालयों की ताकत और भी कमजोर हो गई। अब वे केवल अकादमी से पास आउट हुए विद्यार्थियों की उम्मीद पर टिके थे। भले ही लाभ अच्छा हो तो कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते, किंतु इससे विद्यालयों पर दबाव बहुत बढ़ गया था। प्रतिभाओं को, खासकर अकादमी के साधकों को आकर्षित करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। इससे विद्यालयों की हालत और खस्ता हो गई। अब स्कूल चलाने के लिए अधिक आध्यात्मिक पत्थर कमाने के चक्कर में उन्हें महान शिया राजवंश के साथ समझौता करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। दुनिया हो या साधकों की दुनिया, आर्थिक रस्सी महान शिया राजवंश के हाथ में थी। व्यापार करना हो, आध्यात्मिक पत्थर कमाने हो तो शिया राजवंश को टाप नहीं सकते थे। नतीजतन राजवंश की आंतरिक साधना विद्यालयों पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। केवल कोई पागल ही शिया राजवंश का विरोध करने की सोच सकता था। सु हान्यन के कारण मिक्सियन संप्रदाय इन वर्षों में काफी अच्छा खासा विकसित हो गया था। खासकर मिक्सियन संप्रदाय द्वारा स्थापित साधना अकादमी अब सबसे बड़ी अकादमियों में शुमार हो गई थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में महान शिया राजवंश ने सरकारी साधना अकादमियों की संख्या लगातार बढ़ाई और तियानहुओ कुल के शक्तिशाली सदस्य उनमें गुरु बनकर आ गए। नतीजा ये कि मिक्सियन संप्रदाय की अकादमी में विद्यार्थियों की संख्या तेजी से घटने लगी। संप्रदाय के वरिष्ठों ने ये संकट साफ देख लिया। उन्होंने सोचा कि सु हान्यन से वीर प्रताप से बात करवाई जाए। शायद वे एक दो तियानहुओ कुल के शक्तिशाली गुरुओं को मिक्सियन संप्रदाय की अकादमी में भेज दें। वरिष्ठों की नजर में उनका संप्रदाय प्रमुख शिया सम्राट की स्त्री थी। सम्राट ने अपनी स्त्रियों का हमेशा बहुत ख्याल रखा था। इसके अलावा पिछले वर्षों में मिक्सियन संप्रदाय का विकास और विस्तार भी वीर प्रताप के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसलिए अगर सु हान्यन खुद जाकर अनुरोध करे तो सम्राट शायद मना न करे। किंतु वरिष्ठों की यह सोच सु हान्यन को क्रोध दिला गई। ये मिक्सियन वाले उसे क्या समझते हैं। हर बार जब कोई समस्या आती तो संप्रदाय प्रमुख को वीर प्रताप के पास भेज देते। हालांकि वह सचमुच वीर प्रताप की स्त्री थी, फिर भी हर बार संप्रदाय के लाभ के लिए उसे बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती थी और उन लोगों को ये बात बिल्कुल स्वाभाविक लगती थी। वह संप्रदाय प्रमुख थी, उसकी जिम्मेदारी थी, किंतु बार बार उसे वीर प्रताप से संपर्क करने को कहना उसे लगता जैसे वह खुद को बेच रही हो। फिर भी सच तो ये था कि इस समय वह ठीक वैसी ही स्थिति में थी। उसी क्षण बैंगनी धुंध भरे शिविर के अंदर सु हान्यन एक नर्म सोफे पर पद्मासन लगाए बैठी थी। उसके हाथ में मिक्सियन संप्रदाय की अकादमी का विद्यार्थी आंकड़ा था। उसका चेहरा गंभीर हो रहा था। कमरे में बैंगनी अगरबत्ती से धुएं की हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जो पूरे कक्ष में फैल गई थीं। वह सुगंध मन को तरोताजा और शांत करने वाली थी, किंतु सु हान्यन के माथे पर बल पड़े हुए थे। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हाल ही में मिक्सियन संप्रदाय की अकादमी में उत्कृष्ट विद्यार्थी बहुत कम आ रहे थे। वैसे तो हर अकादमी में विद्यार्थियों की कमी नहीं थी, क्योंकि बहुत से साधारण लोग भी अमृतत्व की राह पर चलना चाहते थे। किंतु अधिकांश साधारण लोगों में साधना योग्यता नहीं होती। अकादमियां केवल योग्यता वाले साधकों को ही लेती थीं, और योग्यता वाले साधक जब अकादमी चुनते तो सबसे पहले महान शिया राजवंश की सरकारी अकादमियों को ही तरजीह देते। अगर सरकारी अकादमियां सीटें सीमित रखती तो बात अलग थी, किंतु अब हर राज्य में कई कई सरकारी अकादमियां खुल गई थीं। ऐसी स्थिति में मिक्सियन जैसी अकादमी, चाहे वह काले ड्रैगन शहर जैसी राजधानी में क्यों न हो, मुकाबले
मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इस सोच से सुहान्यन के सिर में दर्द होने लगा। क्या उसे फिर उस शरारती से मिलना पड़ेगा? वह वीर प्रताप को परेशान नहीं करना चाहती थी। शुरू में उसने वीर प्रताप की स्त्री बनकर अधिक साधना संसाधन हासिल करने के लिए ये रिश्ता स्वीकार किया था, किंतु जैसे जैसे समय बीता और दिल में प्यार आया, सुहान्यन को ये लेन देन वाला रिश्ता अच्छा नहीं लगने लगा। उसे डर था कि वीर प्रताप उसे केवल लाभ के लिए आने वाली स्त्री समझने लगे। उसे डर था कि अगर वह बार बार मांगती रही तो वीर प्रताप उसे नफरत करने लगेगा। इस सोच से सुहान्यन का हाथ जो विद्यार्थी सूची पकड़े हुए था ढीला पड़ गया और वह नर्म सोफे पर लुढ़क गया। वह अनायास ही लंबी सांस छोड़ बैठी। ठीक उसी पल कमरे में एक परिचित आवाज गूंजी। क्या मुसीबत आ पड़ी है? इतनी गहरी सांस क्यों छोड़ रही हो? एक सुंदर स्त्री को ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। भौहें चढ़ाने से उसका रूप फीका लगता है। परिचित आवाज सुनकर सुहान्यन सोफे पर बैठी रही। उसने आवाज की दिशा में सिर भी नहीं घुमाया। उस आवाज को वह बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। जब सुहान्यन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वीर प्रताप मुस्कुराते हुए नर्म सोफे पर उसके पास बैठ गए और बोले, कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहो। सुहान्यन ने एक पल हिचकिचाया, फिर बोली, कोई खास बात नहीं। इतना कहकर वह अपनी टांगे सीधी करके लेट गई। पूरी तरह सहज मुद्रा बनाते हुए बोली, महाराज आप पहले अपना काम संभाल लीजिए। सुहान्यन मूर्ख नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वीर प्रताप को मिक्सियन संप्रदाय की समस्या की पूरी खबर है। ये शरारती जानबूझकर इंतजार कर रहा था कि वह खुद मदद मांगे, फिर कोई शैतानी शर्त रखे। वह चाहता था कि वह बोले, किंतु सुहान्यन ने मन बना लिया था कि इस बार वह कुछ नहीं मांगेगी। जब किसी के मन में प्यार आ जाता है तो उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि उसके प्यार वाला उसके बारे में क्या सोचता है। पहले सुहान्यन को यह फर्क नहीं पड़ता था, किंतु अब वह नहीं चाहती थी कि वीर प्रताप उसे तुच्छ समझे। सुहान्यन को एकदम शांत और निश्चल लेटे देखकर वीर प्रताप हंस पड़े। समय के साथ साथ वीर प्रताप इन वर्षों में साल में कई बार सुहान्यन से मिलने आया करते थे, लेकिन हर बार जब वे आते सुहान्यन इसे एक सामान्य बात मान लेती। बिना ज्यादा बातचीत के दोनों सीधे मुद्दे पर आ जाते। वीर प्रताप भी ज्यादा समय जीवन ऊर्जा पर नहीं गंवाते, क्योंकि सुहान्यन पूरे मिक्सियन संप्रदाय को संभालती थी। उसका व्यापार बड़ा था और वह बहुत व्यस्त रहती थी। वह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी। बिना किसी हिचक के वीर प्रताप ने नर्म सोफे पर उछलकर खुद को उसके ऊपर कर लिया। उसे अपने नीचे दबाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोले, हान्यन सच में क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? सुहान्यन ने वीर प्रताप की जलती हुई आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, अगर मुझे महाराज की मदद की सचमुच जरूरत पड़ी तो मैं बिना किसी संकोच के कह दूंगी। वीर प्रताप मुस्कुराए, अच्छा अगर नहीं है तो भूल जाओ। इतना कहते ही उन्होंने नीचे हाथ बढ़ाया और कमरे में कपड़ों के फटने की आवाज गूंज गई। सुहान्यन गहरी नजर से वीर प्रताप को देखने लगी। ये शरारती हर बार आकर ऐसा ही करता था। साधकों के लिए साधारण कपड़े तो हल्के से झटके में ही चीर दिए जाते थे, लेकिन वीर प्रताप आखिर स्वर्गीय सम्राट थे, पूरे महान शिया राजवंश के स्वामी। फिर भी उन्हें अपनी इज्जत आबरू की कोई चिंता नहीं थी। पर सच बात तो ये थी कि उसके सामने इज्जत का ख्याल रखने की जरूरत भी क्या थी। जब वीर प्रताप ने अपना शरीर नीचे झुकाया तो सुहान्यन के मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली, लेकिन वीर प्रताप ने तुरंत कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में झांक कर बोले, मैं काले ड्रैगन शहर में 10 और साधना अकादमियां खोलने वाला हूँ। तुम्हारी क्या राय है? ये सुनते ही सुहान्यन का पूरा शरीर तन गया। ये शैतान मिक्सियन संप्रदाय की साधना अकादमी ठीक काले ड्रैगन शहर में थी। हाल ही में अच्छे विद्यार्थी मिलना मुश्किल हो गया था। अगर वीर प्रताप वहाँ 10 और अकादमियां खोल देंगे तो मिक्सियन की अकादमी सचमुच बर्बाद हो जाएगी। सुहान्यन के तनाव को भांपकर वीर प्रताप ने लंबी सांस ली और बेहद संतुष्ट मुस्कान बिखेर दी। सुहान्यन उनकी आंखों में घूर कर बोली, महाराज मजाक तो नहीं कर रहे हैं न? वीर प्रताप बोले, आजकल तियानचेन संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा दिन प्रतिदिन घनी होती जा रही है। नए नए साधक पैदा हो रहे हैं। पुरानी अकादमियां अब पर्याप्त नहीं रह गई हैं। मैं सचमुच और अकादमियां खोलना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा साधक अपनी साधना में आगे बढ़ सकें। सुहान्यन ने पूछा, तो क्या ये जरूरी है कि काले ड्रैगन शहर में ही खोले? वीर प्रताप ने जवाब दिया, यान शहर और काले ड्रैगन शहर दोनों राजधानी है, लेकिन यान शहर आम लोगों की राजधानी जैसा है, जबकि काले ड्रैगन शहर साधकों का शहर है। यहाँ साधकों की संख्या यान शहर से कहीं ज्यादा है। हालांकि वीर प्रताप का उदय यान शहर से हुआ था, लेकिन पूरे तियानचेन संसार पर शासन और साधकों को नियंत्रित करना उन्होंने काले ड्रैगन शहर से ही शुरू किया था। साधक सम्मेलन भी ज्यादातर यहीं होते थे। ये शहर है ज्यू से सभी साधकों की राजधानी बन चुका था। सुहान्यन ने महसूस किया कि वीर प्रताप मजाक नहीं कर रहे थे। वे सचमुच काले ड्रैगन शहर में और अकादमियां खोलना चाहते थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुहान्यन ने अपना नाजुक हाथ उनके सीने पर रखकर धक्का दिया। उठो। वीर प्रताप हैरान होकर बोले, क्या हुआ? हालांकि हैरान थे, फिर भी वे धीरे से हट गए और देखने लगे कि सुहान्यन क्या करने वाली है। जैसे ही वे हटे, सुहान्यन ने मुंह नीचे करके पेट के बल
लेट गई, अपनी पीठ उनकी ओर कर ली। इस वक्त उसने सिर थोड़ा घुमाकर वीर प्रताप की ओर देखा और बोली, 10 अकादमियां बहुत ज्यादा हैं, क्या कुछ कम नहीं की जा सकती? ये देखकर वीर प्रताप हंस पड़े। बिना कोई औपचारिकता के वे तुरंत उसके पास आ गए। सच कहें तो सुहान्यन के साथ सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ा रास्ता अपनाना ही सबसे सही था। सुहान्यन ने दांत भींच लिए, अपने अंदर उठ रही उथल पुथल वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को संभालते हुए बोली, मिक्सियन संप्रदाय की अकादमी में हाल ही में विद्यार्थी बहुत कम आ रहे हैं। अगर महान शिया राजवंश काले ड्रैगन शहर में 10 और अकादमियां खोल देगा तो हमारी अकादमी में विद्यार्थी आना लगभग बंद हो जाएगा। वीर प्रताप अपना काम जारी रखते हुए मुस्कुराए, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं चाहिए। सुहान्यन ने 2 बार कराह कर जवाब नहीं दिया। उसने खुद पहल करके उन्हें टेढ़े रास्ते पर ले लिया था, फिर भी यह शरारती ऐसी बातें कर रहा था। जब सुहान्यन चुप रही तो वीर प्रताप बोले, हे क्या मैं तुम्हें त्यानहुओं कुल के कुछ शक्तिशाली सदस्य उधार दे दूं जो तुम्हारी अकादमी में गुरु बनकर पढ़ा सके? ये सुनकर सुहान्यन चौंक गई, लेकिन शरीर में उठ रही अजीब सी अनुभूति के कारण वह तुरंत संभल गई। मिक्सियन संप्रदाय के वरिष्ठों ने यही सुझाव दिया था, लेकिन सुहान्यन को लगा कि शर्तें थोड़ी ज्यादा हैं। वे असली गुई शिव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, कोई साधारण नहीं। अगर मिक्सियन की अकादमी में सचमुच गुई शिव क्षेत्र का गुरु आ जाए तो बहुत से साधक वहां आकर्षित होंगे। सरकारी अकादमियां भले ही अच्छी हो, लेकिन उनमें बंधन भी ज्यादा थे। कुछ होनहार साधक बंधनों से दूर रहना चाहते थे, ज्यादातर साधक स्वतंत्रता पसंद करते थे। दुर्भाग्य से केवल सरकारी अकादमियों में ही अर्ध पवित्र गुरु पढ़ाते थे। अगर कम बंधनों वाली अकादमी में गुई शिव क्षेत्र का गुरु मिल जाए तो साधक झुंड के झुंड आ जाएंगे। इसीलिए सुहान्यन को यह अनुरोध करना भारी लग रहा था। उसे डर था कि कहने पर वीर प्रताप नाराज हो जाएं। इसलिए जब वे आए तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वीर प्रताप खुद ही मुद्दा उठा रहे थे। शरीर की असहजता के बावजूद सुहान्यन ने सिर घुमाकर लाल लाल चेहरे से वीर प्रताप को देखा और बोली, ओह तुम्हारी शर्त क्या है? दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उसे यकीन था कि आसमान से अच्छी चीजें नहीं गिरती। वीर प्रताप अचानक मिक्सियन संप्रदाय को इतना बड़ा लाभ दे रहे थे तो जरूर कोई शर्त होगी। वीर प्रताप मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पति का फर्ज है कि तुम्हारे काम में सहयोग करे, क्या कहती हो? सुहान्यन ने शक भरी नजर से उन्हें देखा। उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सच तो ये था कि इस समय उसके पास वीर प्रताप के सामने देने लायक कुछ खास बचा भी नहीं था। साधना संसाधनों के बदले उसने अपना शरीर पहले ही उन्हें सौंप दिया था। जब शरीर ही उनका हो गया तो फिर और क्या शर्त रख सकती थी? जब सुहान्यन सोच रही थी कि क्या शर्त रखे, तभी वीर प्रताप ने संतुष्ट स्वर में कहा, सचमुच अद्भुत। सुहान्यन ने उन्हें आंखें दिखाई। भले ही वे स्वर्गीय सम्राट हो, लेकिन ये सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अंत में वीर प्रताप ने कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी। न केवल कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि सुहान्यन को पूरी तरह संतुष्ट भी कर दिया। वीर प्रताप को हमेशा लगता था कि वे महान दानी हैं और एक अच्छे पति भी। 1 महीने बाद सुहान्यन के कमरे में सुहान्यन अपमानित भाव से वीर प्रताप को घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। वीर प्रताप ने उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? अभी भी और चाहती हो क्या? वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सुहान्यन ने तुरंत टोक दिया, महाराज कृपा करके आगे से वह साधना विधि इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। वीर प्रताप ने हैरानी से पूछा, कौन सी साधना विधि? तुम्हारा मतलब ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग कला से है? सुहान्यन ने उन्हें नाराज और शर्मिंदा नजरों से देखा और बोली, महाराज को अच्छी तरह पता है, वह ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग कला की बात नहीं कर रही थी। हालांकि वह कला उन्हें कुछ हद तक एक लय में बांध देती थी, लेकिन पूर्ण भावनाओं का बंटवारा नहीं कर पाती थी। साफ था कि वीर प्रताप ने कोई और गुप्त संयोग विधि सीख ली थी। सुहान्यन को पहले से शक हो गया था, लेकिन शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा, शायद इतने दिनों बाद मिले हैं, इसलिए उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो रहा है। किंतु इन पिछले वर्षों में हर बार जब वीर प्रताप आते, वो पूरी तरह उनकी भावनाओं में बह जाती। अब तो मूर्ख भी समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। साफ था कि वीर प्रताप ने कोई खास साधना विधि प्रयोग की थी, जिससे दोनों के मन एक हो जाते थे और भावनाओं का पूरा बंटवारा हो जाता था। वीर प्रताप ने कुछ कहा नहीं, बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, कोई ऐसी विधि नहीं है, बस हम दोनों का तालमेल अब पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। उनकी बात सुनकर सुहान्यन ने उन्हें आंखें दिखाईं और चुप रह गई। ये शरारती अगर कुछ नहीं बताना चाहता तो ठीक है, फिर भी उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वीर प्रताप ने कोई विधि जरूर इस्तेमाल की है। हालांकि इस विधि से उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बस जब वे उस काम में लगते तो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। सख्ती से कहें तो इसे नुकसान भी नहीं कहा जा सकता। वीर प्रताप ने प्यार से सुहान्यन की मोती जैसी पीठ पर हाथ फेरा और तूफान के बाद की शांति का आनंद लेने लगे। ठीक उसी पल उनके मन में अचानक एक आवाज गूंजी, महाराज, कियनवन संसार के बाहर एक अन्य संसार का आकाशीय जहाज दिखाई दिया है। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गए। ये नानगोन किंग्या की कठपुतली
कठपुतली छाया थी जो उनसे बोल रही थी। कठपुतली और उनके बीच हल्का सा दिव्य चेतना का संबंध था, लेकिन आवाज पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं थी। संसार में लौटते ही वीर प्रताप तुरंत अलग हो गए। सुहान्यन थोड़ा चौंक गई जब उसने महसूस किया कि उनका शरीर अचानक दूर हो गया। उसने ऊपर देखा, कुछ हैरान थी कि वे इतनी जल्दी क्यों उठ गए। क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? वीर प्रताप ने उसके सुंदर चेहरे पर हाथ फेरा और बोले, हान्यन, मुझे कुछ जरूरी काम आ पड़ा है, इसलिए अब जाता हूँ। तुम्हारी अकादमी के लिए गुरु की व्यवस्था मैंने कर दी है। कुछ दिनों में गुई शिव क्षेत्र का एक साधक तुम्हारी अकादमी में पढ़ाने आएगा। सुहान्यन ने उन्हें रोका नहीं, बस धीरे से बोली, ठीक है। वीर प्रताप ने हाथ के इशारे से अपने शरीर के सारे पसीने और मैल को साफ कर दिया। फिर दूसरा इशारा किया और उनके शरीर पर नया चमकदार सफेद स्वर्णिम राजसी वस्त्र प्रकट हो गया। कपड़े बदलकर वे छाया संक्रमण विधि से सीधे सेंट ग्रेड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने पहुंच गए। जब वीर प्रताप चले गए तो खाली कमरे को देखकर सुहान्यन ने धीरे से सांस छोड़ी। फिर पद्मासन लगाकर बैठ गई और पिछले 1 महीने में जमा अशुद्धियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण शुरू कर दिया। इसी बीच काले ड्रैगन शहर के साम्राज्य महल में मू किंगलान को महसूस हो गया कि वीर प्रताप टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर गए हैं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि सम्राट तियानचेन संसार से बाहर जाने वाले हैं। वह झपके में वहां प्रकट हो गई। महाराज, क्या आप कियानरेन संसार जा रहे हैं? वीर प्रताप ने जवाब दिया, हाँ। कियानरेन संसार के बाहर एक अज्ञात आकाशीय जहाज मिला है। शत्रु आक्रमण की आशंका है, मुझे जाकर देखना होगा। शत्रु की बात सुनते ही मू किंगलान ने तुरंत कहा, महाराज, कृपा करके मुझे भी साथ ले चलिए। वह अराजक तारों के सागर में वीर प्रताप की रक्षा के लिए आई थी। अब जब वे संसार से बाहर जा रहे हैं तो उसे उनके साथ रहना चाहिए। मू किंगलान ने सोचा कि वीर प्रताप बिना उससे बताए अकेले इसलिए आए हैं क्योंकि वे अकेले जाना चाहते हैं, किंतु वह गलत समझ रही थी। वीर प्रताप जानबूझकर बिना बताए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मू किंगलान को महसूस हो जाएगा और वह तुरंत आ जाएगी। उसकी बात सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी रक्षक हो, फिर मेरे साथ आना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? ये सुनकर मू किंगलान को समझ आया। उसने तुरंत कहा, मेरी गलतफहमी हो गई महाराज, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। वीर प्रताप शांत स्वर में बोले, चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं, देखते हैं कियानरेन संसार के बाहर कौन आया है। इतना कहकर वीर प्रताप ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाकर मू किंगलान का हाथ पकड़ लिया। मू किंगलान उनके बड़े हाथ को देखकर क्षण भर स्तब्ध रह गई। हालांकि पिछली बार टेलीपोर्टेशन के समय उन्होंने हाथ पकड़ा था, लेकिन तब दूसरे लोग भी थे, इस बार कोई और नहीं था। पिछले वर्षों में कई बार टेलीपोर्टेशन हुआ, कभी समस्या नहीं आई, फिर भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी। जब मू किंगलान ने हाथ नहीं थामा तो वीर प्रताप को एहसास हुआ कि अभी तक उनके रिश्ते में वह अगला पड़ाव नहीं आया है। अगर कोई पत्नी या रखेल होती तो बिना कहे हाथ पकड़ लेते। हालांकि उनकी नजर में मू किंगलान भी जल्द ही उनकी स्त्री बनने वाली थी, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ था। हाथ पकड़ना अभी थोड़ा अस्पष्ट लगता था। वीर प्रताप ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कहीं कोई समस्या न हो जाए इसलिए। मू किंगलान धीरे से बोली, महाराज ठीक कह रहे हैं। फिर उसने खुद आगे बढ़कर वीर प्रताप का हाथ थाम लिया। उनकी हथेली की गर्माहट महसूस करते ही मू किंगलान के मन में अनेक भाव उमड़ पड़े। इन वर्षों में वह कई बार वीर प्रताप के साथ कियानरेन संसार गई थी, लेकिन हर बार उन्होंने बाय किंग का हाथ थामा होता था। उसे हमेशा थोड़ी ईर्ष्या होती थी। इस बार न कोई और था, न बाय किंग। आखिरकार उसकी बारी आई थी। तुरंत बाद दोनों पोर्टल में प्रवेश कर गए और क्षण भर में कियानरेन संसार में प्रकट हो गए। अब कियानरेन संसार के पोर्टल के बाहर एक टेलीपोर्टेशन बंदरगाह बन चुका था, जो भारी सुरक्षा में था। तियानचेन संसार और कियानरेन संसार के बीच माल की आवाजाही इसी से होती थी। वीर प्रताप को देखते ही सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने तुरंत अभिवादन किया, महाराज को प्रणाम। वीर प्रताप ने सिर हल्का सा झुकाया और फिर छाया संक्रमण विधि से सीधे कियानरेन संसार के बाहर चले गए। तारानकन कियानरेन संसार के बाहर 3 विशाल आकाशीय जहाज खड़े थे। तारानकन ये तीनों जहाज महान शिया राजवंश के ही थे। इनका मुख्य कर्तव्य कियानरेन संसार की रक्षा करना था। कोई असामान्य स्थिति हो या शत्रु आए तो तुरंत महान शिया राजवंश को सूचना देनी थी। उसी समय वीर प्रताप ने अपने सिस्टम स्थान से उड़न इंद्रधनुष आकाशीय नाव निकाली। वे उस पर सवार हुए और उसे नियंत्रित करते हुए आगे खड़े तीनों बड़े जहाजों के पास ले गए। स्वर्गीय सम्राट की निजी आकाशीय नाव को देखते ही कियानरेन संसार की रक्षा में तैनात महासेनापति और नानागोन बहनें तुरंत उड़न इंद्रधनुष नाव पर चढ़ाई। स्वर्गीय सम्राट महाराज को प्रणाम। रस्मों की जरूरत नहीं, वीर प्रताप ने कहा। वे दूर क्षितिज की ओर देखते हुए बोले, क्या पता चला? नानागोन युएहुआ ने भावहीन चेहरे से जवाब दिया, हमने उन्हें चेतावनी दी तो उनका जहाज एक टूटे संसार के टुकड़े के पीछे रुक गया है और अब तक हिला तक नहीं। ये सुनकर वीर प्रताप के मन में विचार आया, इस बार जो शक्ति आई है वो शत्रु ही प्रतीत होती है। अगर तियान हुओ राजवंश का कोई आकाशीय जहाज कियानरेन संसार आता है तो पहले
सूचना भेजकर बंदरगाह पर लगता है, छिपने की कोशिश नहीं करता। छिपना ही साबित कर रहा था कि यह तियानहुओ का जहाज नहीं है और न ही इसका उद्देश्य शुभ है। वीर प्रताप ने बिना देर किए उड़न इंद्रधनुष नाव को सीधे दूर स्थित उस संसार खंड की ओर बढ़ा दिया। तारांकन। उसी समय तारांकन अराजक तारों के सागर के किनारे एक आकाशीय जहाज पर एक बूढ़ा व्यक्ति उत्तेजित होकर अपने सामने रखे दर्पण में कुछ बता रहा था। स्वामी, यही अराजक तारों का सागर है। तियानचेन संसार अब ज्यादा दूर नहीं। आगे खड़े वे आकाशीय जहाज निश्चित रूप से उस शिया सम्राट के हैं। तभी दर्पण में सिमा हाओयान का चेहरा उभरा। सिमा हाओयान ने कहा, ऐसा शानदार आकाशीय जहाज अवश्य ही स्वर्ग स्तरीय खजाना होगा। लगता है तियानचेन संसार सचमुच मौजूद है और उसमें गहरे रहस्य छिपे हैं। मुझे तियानचेन संसार के रहस्यों के बारे में और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है। सिमा हाओयान ने पूछा, स्वामी अब आगे बढ़ें। निंग जिंगदाओ ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मुझे देखने दो कि यह तियानचेन संसार आखिर है क्या चीज। उनके शब्द समाप्त होते ही सिमा हाओयान समझ गया। उसने आकाशीय जहाज को पूरे वेग से उड़न इंद्रधनुष नाव की ओर बढ़ा दिया। जब दोनों जहाज मात्र 10वीं भाग प्रकाश वर्ष की दूरी पर पहुंचे तो दोनों रुक गए। ठीक उसी पल यिन फायर संप्रदाय के आकाशीय जहाज से एक भयंकर गूंजती हुई आवाज अराजक शून्य में फैल गई। मैं यिन फायर संप्रदाय का प्रमुख हूँ। दिव्य चंद्र राजवंश के स्वर्ण राजा की आज्ञा से मैं उनके 9वें राजकुमार की रक्षा के लिए आया हूँ। निंग जिंगदाओ ने न तो समय गंवाया न कोई जांच पड़ताल की, सीधे अपनी पहचान बता दी। वे अब गुई शिव क्षेत्र के द्वितीय स्तर के साधक थे। सिमा हाओयान ने उन्हें बताया था कि तियानचेन संसार में सबसे मजबूत साधक भी मात्र हुआशान क्षेत्र का है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि वे खुद उतरकर तियानचेन के साधकों को आसानी से संभाल लेंगे। निंग जिंगदाओ की बात सुनकर वीर प्रताप के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। यिन फायर संप्रदाय इतनी जल्दी वापस आ गया और इस बार तो संप्रदाय प्रमुख खुद आया है। अच्छा, आ गए हो तो अब लौटने की सोच मत रखना। अगले ही पल वीर प्रताप की शक्तिशाली आवाज पूरे शून्य में गूंज उठी। अराजक तारों के सागर में दिव्य चंद्र राजवंश का कोई 9वां राजकुमार नहीं है। निंग जिंगदाओ ने जवाब दिया, तो क्या आप हमें अराजक तारों के सागर में प्रवेश करने नहीं देंगे? वीर प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, अंदर आना है तो अपनी क्षमता दिखाओ। जैसे ही वीर प्रताप की बात खत्म हुई, मु किंगलान के शरीर पर तलवार की ऊर्जा उबल पड़ी। वह हमला करने ही वाली थी कि वीर प्रताप ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपकी दी। मु किंगलान स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि महाराज उसे क्यों रोक रहे हैं। साफ था कि सामने वाले झगड़ा करने आए हैं। वीर प्रताप नहीं चाहते थे कि मु किंगलान अभी हाथ दिखाए। अगर उसने हमला किया तो दिव्य चंद्र राजवंश का 5वां राजकुमार जल्द ही जान जाएगा कि उनके पास एक संत क्षेत्र की रक्षक है। हालांकि संत क्षेत्र के योद्धा पूरी जगह को सील कर सकते थे, लेकिन फिर भी जोखिम था। वीर प्रताप अभी कुछ समय तक अपनी असली शक्ति छिपाकर रखना चाहते थे। अगर लू यांगहुआ को पता चल गया कि उनके पास संत क्षेत्र का योद्धा है तो अगली बार वह संत से भी ऊपर का हत्यारा भेज सकता था। लान मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा, वीर प्रताप ने कहा। मु किंगलान ने अपनी ऊर्जा समेट ली और आदर से बोली, जो आ गया महाराज। हालांकि उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि सम्राट का कोई कारण जरूर होगा। उसने सोचा, सामने वाले जहाज पर सबसे मजबूत व्यक्ति मात्र गुई शिव क्षेत्र द्वितीय स्तर का है। महाराज की वर्तमान शक्ति के सामने उसका कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर कोई खतरा भी हुआ तो वह तैयार खड़ी है। वीर प्रताप ने अपनी ऊर्जा को जानबूझकर हुआशान क्षेत्र के 9वें स्तर तक दबा लिया और सीधे इन फायर संप्रदाय के आकाशीय जहाज के सामने आ गए। केवल हुआशान क्षेत्र की ऊर्जा देखकर निंग जिंगदाओ के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। एक मामूली हुआशान क्षेत्र का साधक हमारा रास्ता रोकने चला आया। निंग जिंगदाओ को दिव्य चंद्र राजवंश के 9वें राजकुमार का चेहरा मालूम नहीं था। उन्होंने सोचा कि सामने खड़ा ये युवक उसी का आदमी होगा। उनके मन में विचार आया, अगर मैं इस राजकुमार के आसपास के शक्तिशाली लोगों को मार दूं तो राजकुमार अकेला और बेसहारा हो जाएगा। फिर लू यांगहुआ का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। वे खुद राजकुमार को मारने नहीं आए थे। आखिर वह दिव्य मार्शल महान सम्राट का बेटा था, लेकिन उसके आसपास के शक्तिशालियों को खत्म कर देने से काम बन जाएगा। अराजक तारों का सागर इतना दूरस्थ क्षेत्र है कि अगर राजकुमार यहाँ किसी दुश्मन से मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यिन फायर संप्रदाय के जहाज के ऊपर अचानक एक विशाल दर्पण प्रकट हो गया। दर्पण देखकर वीर प्रताप क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत संभल गए। दर्पण से निकल रही राक्षसी ऊर्जा को महसूस करते ही उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर से एक राक्षस दूत। क्या ब्रह्मांड में इतने राक्षस दूत पैदा हो चुके हैं? युन किंगशु ने ठीक ही कहा था, महान विपदा आने वाली है। अगर उनका अनुमान सही है तो जब राक्षसी साधकों या स्वर्गीय राक्षसों की संख्या एक निश्चित सीमा पार कर जाएगी तो ये ब्रह्मांड सारी जीव जंतुओं को नष्ट करके फिर से नया आरंभ कर देगा। वीर प्रताप ने बिना समय गंवाए तलवार उठा ली। जैसे ही उनका प्रचंड तलवार क्षेत्र यिन फायर संप्रदाय के जहाज के ऊपर वाले दर्पण पर गिरने वाला था, दर्पण के अंदर अचानक एक व्यक्ति प्रकट
प्रकट हुआ और वह व्यक्ति बिल्कुल वीर प्रताप जैसा दिखता था। ये देखकर वीर प्रताप और मुंह किंगलान दोनों ही स्तब्ध रह गए। ये कैसी जादूगरी है? वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि वह व्यक्ति बिल्कुल उनके जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर से घनी राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी जो उन्हें बेहद अरुचिकर और अप्रिय लग रही थी। तारांकन कियानरेन संसार के बाहर। तारांकन तारांकन। जैसे ही निंग जिंगदाओ के दर्पण से वह राक्षसी ऊर्जा वाला वीर प्रताप बाहर निकला, उसने भी तलवार उठाकर एक प्रचंड प्रहार कर दिया। अगले ही पल दोनों की तलवारों से निकली समान तलवार ऊर्जा आपस में टकराए और भयंकर विस्फोट हो गया। विस्फोट की लहर शांत हुई तो दोनों तरफ कोई भी घायल नहीं हुआ। वीर प्रताप ने मन ही मन पूछा, सिस्टम, वह दर्पण क्या चीज है? तुरंत उनके सामने एक संदेश उभरा। ये 9 नरक दर्पण है, पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। ये शत्रु की सती शक्ति को देखकर उसके समान शक्ति वाला प्रतिरूप बना सकता है। ये सुनकर वीर प्रताप चौंक गए। इतना शक्तिशाली हथियार मात्र पृथ्वी स्तरीय, अगर किसी के पास ये हो तो वह अजेय हो जाए। तभी सिस्टम ने और स्पष्ट किया, ये केवल सती शक्ति की नकल कर सकता है। संत क्षेत्र से ऊपर वालों पर प्रभावहीन है, छिपी हुई शक्तियों की नकल नहीं कर पाता और एक बार नकल करने के बाद थोड़े समय तक दोबारा नहीं कर सकता। वीर प्रताप समझ गए, अब बात साफ थी। उनके मन में एक विचार कौंधा, अगर वह प्रतिरूप मेरी शक्ति की नकल कर सकता है तो क्या वह अराजक राक्षस दमन कला भी चला सकता है? ये कला खासतौर पर राक्षसी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए बनी थी। अगर प्रतिरूप में इतनी घनी राक्षसी ऊर्जा है और वह इस कला को चलाए तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी पल नकली वीर प्रताप ने झूठी जानशेन तलवार लेकर सीधे उन पर हमला बोल दिया। वीर प्रताप शांत मुस्कान लिए खड़े रहे। वे अपनी थ्योरी आजमाना चाहते थे। उन्होंने तलवार ऊपर उठाए और नकली प्रतिरूप पर निशाना साधते हुए अराजक राक्षस दमन कला चलाई। जैसे ही कला उनके शरीर में प्रवाहित हुई, उनके शरीर से सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें निकलकर तलवार में इकट्ठी होने लगी। नकली वीर प्रताप ने सफेद ऊर्जा देखी तो डरा नहीं, बल्कि उसने भी अपनी झूठी तलवार उठाकर ठीक उसी कला को नकल करते हुए चलाना शुरू कर दिया। पर अगले ही क्षण नकली वीर प्रताप का शरीर चूर चूर होकर प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बिखर गया। ये देखकर यिन फायर संप्रदाय के लोग स्तब्ध रह गए। उनका संप्रदाय प्रमुख गुई शिव क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा से भी लड़ सकता था, फिर यह प्रतिरूप इतनी आसानी से क्यों नष्ट हो गया? निंग जिंगदाओ को भी अब कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 9 नरक दर्पण का प्रतिरूप बिना किसी कारण टूट गया था। इसका मतलब था कि सामने वाला व्यक्ति उतना कमजोर नहीं है। उसने तुरंत अपना तिरस्कार त्याग दिया। अगले पल पूरे शून्य में अनगिनत दर्पण प्रकट हो गए। वे तेजी से वीर प्रताप के चारों ओर घूमने लगे। हर दर्पण में वीर प्रताप का प्रतिबिंब दिख रहा था। निंग जिंगदाओ गर्जा, महान वसंत और शरद का सपना। जैसे ही उसकी विधि सक्रिय हुई, वीर प्रताप को क्षण भर चक्कर आया। उन्होंने धुंधले धुंधले में अपनी पत्नियों और रखैलों को शून्य में खड़े देखा, पर वे तुरंत समझ गए कि यह मानसिक हमला है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा चलाकर मन को स्थिर कर लिया। गुई शिव क्षेत्र के साधक की दिव्य चेतना इतनी मजबूत होती है कि उसे इतनी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। वीर प्रताप को इतनी जल्दी नियंत्रण से मुक्त होते देख निंग जिंगदाओ के मन में फिर से बुरा शक पैदा हुआ। सामान्य हुआशान क्षेत्र का साधक इतनी तेजी से मेरी विधि तोड़ देगा? क्या ये सचमुच हुआशान क्षेत्र का ही है? जब 9 नरक दर्पण और वसंत शरद सपन दोनों विफल हो गए तो निंग जिंगदाओ को अब खुद मैदान में उतरना पड़ा। अगले ही पल 9 नरक दर्पण से एक और व्यक्ति निकला जो बिल्कुल वीर प्रताप जैसा दिखता था, लेकिन इस बार उसकी ऊर्जा कहीं ज्यादा भयंकर थी। दूसरा प्रतिरूप देखकर वीर प्रताप ने सिस्टम से पूछा, तुमने तो कहा था कि थोड़े समय में दोबारा नकल नहीं हो सकती, फिर ये दूसरा प्रतिरूप कैसे आ गया? सिस्टम ने जवाब दिया, ये प्रतिरूप नहीं है। निंग जिंगदाओ ने दर्पण की शक्ति से अपना रूप बदल लिया है। सिस्टम की बात सुनकर वीर प्रताप हंस पड़े। उन्होंने निंग जिंगदाओ की ओर देखकर व्यंग्य किया, दूसरों की नकल करने का इतना शौक है? क्या तुम्हारा अपना चेहरा इतना भयंकर है कि दिखाने लायक नहीं? निंग जिंगदाओ क्रोधित नहीं हुआ। वह सचमुच बेहद कुरूप था। राक्षस बनने के बाद तो उसका रूप और भी विकराल हो गया था। सैकड़ों वर्षों से उसने अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं कुरूप हूँ, लेकिन जल्द ही मेरे पास एक परफेक्ट चेहरा होगा। उसकी आंखों में चमक आए। वीर प्रताप तुरंत समझ गए, ये शैतान उनका चेहरा उधेड़कर अपना चेहरा बनाना चाहता है। राक्षसी साधक के लिए चेहरा बदलने की विधि कोई नई बात नहीं थी, खासकर जब वह राक्षस दूत हो। बिना किसी और बात के निंग जिंगदाओ ने हाथ उठाया। उसके पीछे से अनगिनत खोपड़ियां निकलकर वीर प्रताप की ओर लिपकीं। उसने सोचा था कि भले ही यह व्यक्ति गुई शिव क्षेत्र से लड़ने लायक हो, लेकिन राक्षसी ऊर्जा और डेमन पावर के भ्रष्ट प्रभाव को नहीं झेल पाएगा। खोपड़ियों को आते देख वीर प्रताप ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत राक्षस दमन बैनर निकाल लिया। जैसे ही राक्षस दमन बैनर उनके हाथ में आया, निंग जिंगदाओ के शरीर के अंदर की राक्षसी ऊर्जा बेकाबू हो गई।
उसकी डेमन पावर भी विद्रोह करने लगी। निंग जिंगदाओ ने भय और अविश्वास से उस बैनर को घूरा। उसने जान लिया कि यह बैनर सामान्य नहीं है, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसने हाथ हिलाया और डेमन पावर से बना एक विशाल राक्षसी दानव प्रकट हो गया। उस दानव के अनगिनत हाथ निकले और खोपड़ियों के पीछे पीछे वीर प्रताप पर टूट पड़े। खोपड़ियां जैसे ही वीर प्रताप के पास पहुंची, उन्होंने राक्षस दमन बैनर को सक्रिय कर दिया। बैनर से तुरंत 7 रंगों की दिव्य ज्योति छूट पड़ी। तारांकन कियानरेन संसार के बाहर शून्य में। तारांकन तारांकन। जैसे ही राक्षस दमन बैनर की 7 रंगों वाली दिव्य ज्योति निंग जिंगदाओ की राक्षसी ऊर्जा से टकराए, वह ऊर्जा पल भर में ही गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बैनर से सफेद आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठी और राक्षसी शक्ति को सूंघकर जैसे भूखे शेर की तरह निंग जिंगदाओ की ओर लपकी। सफेद ऊर्जा जैसे ही उसके पास पहुंची, निंग जिंगदाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर के अंदर की डेमन पावर बेकाबू होकर भागने की कोशिश करने लगी। वह लहरों की तरह आती सफेद ऊर्जा से पूरी तरह घिर गया। निंग जिंगदाओ के माथे पर पसीने की बूंदें छूटने लगीं। उसके मन में भय समा गया। ये कैसी शक्ति है जो मेरी डेमन पावर को इस कदर कुचल रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, सामने वीर प्रताप खड़े थे, उसका रास्ता रोके हुए। वीर प्रताप ने जान शैन तलवार को मुट्ठी में कस लिया, शरीर में अराजक विनाश कला चलाए और एक भयंकर प्रहार कर दिया। तारांकन पूर्ण बर्फ की 8वीं तलवार। तारांकन तारांकन। 8 तलवार ज्योतियां बिजली की गति से निंग जिंगदाओ के सामने पहुंच गईं। बैनर की वजह से उसकी डेमन पावर कमजोर हो चुकी थी, प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी घट गई थी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही 8 तलवार ज्योतियां उसके शरीर को चीरकर निकल गईं। निंग जिंगदाओ आंखें फाड़े देखता रह गया। मरते वक्त भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इस तरह हो जाएगी। ये कैसे संभव है? बस इतना कह पाया था कि उसका शरीर चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। उसके शरीर के अंदर छिपी डेमन पावर चारों ओर भागने लगी, किंतु वीर प्रताप ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने फिर से राक्षस दमन बैनर सक्रिय किया। पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा ने सारी डेमन पावर को घेर लिया और उसे धुएं की तरह पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये दृश्य देखकर यिनफायर संप्रदाय के लोग अपने आकाशीय जहाज के डेक पर सन रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सिमा हाओयान तो डेक पर ढेर हो गया। उसने सोचा था कि संप्रदाय प्रमुख के साथ मिलकर न सिर्फ लू यांगहुआ का काम आसानी से पूरा हो जाएगा, बल्कि तियानचेन संसार के खजाने भी हाथ लग जाएंगे। पर यह रहा अंतिम नतीजा। सामने वाला व्यक्ति तो केवल हुआशान क्षेत्र की ऊर्जा दिखा रहा था, फिर भी उसने उनके संप्रदाय प्रमुख गुइश्यू क्षेत्र के योद्धा को पलक झपकते मार दिया। भागो, जल्दी भागो! सिमा हाओयान चीखा और तुरंत जहाज को दूर ले जाने का आदेश दे दिया। उन्हें भागते देख वीर प्रताप ने फिर छाया संक्रमण विधि चलाई। शून्य में यह विधि सीमित दूरी तक ही काम करती थी, पर आकाशीय जहाज को पकड़ना उसके लिए चाइल्ड्स प्ले था। पलक झपकते ही वे यिनफायर संप्रदाय के जहाज के ठीक सामने प्रकट हो गए। रास्ता रोका देख सिमा हाओयान चीख उठा, रचना बनाओ, लड़ो! अब या तो लड़कर मरना था या यही मरना था। उसके आदेश पर जहाज के ऊपर फिर से राक्षसी दानव का भयानक भूत प्रकट हुआ। उसने विशाल पंजे निकाले और सीधे वीर प्रताप पर झपटा। दानव को डेमन पावर से बना देख वीर प्रताप ने बैनर फिर सक्रिय किया और अराजक राक्षस दमन कला चला दी। बैनर से पवित्र ऊर्जा की लहरें उठीं। जैसे ही वे लहरें राक्षसी दानव से टकराईं, दानव हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। जहाज पर खड़े यिनफायर संप्रदाय के लोग मंत्र रचना के प्रतिघात से उल्टी खून करने लगे। सिमा हाओयान समझ गया कि मिलकर भी वे इस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। सिमा हाओयान जोर से घुटनों के बल बैठ गया और चीखा, वरिष्ठ, क्षमा कर दीजिए, हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमें मजबूर किया गया था। उसकी बात सुनते ही बाकी सदस्य भी घुटनों पर गिर पड़े। सबने सिर नवाकर प्राणों की भीख मांगनी शुरू कर दी। वे राक्षसी साधक थे, इनके लिए इज्जत आबरू जैसी कोई चीज नहीं थी, जीना ही सबसे बड़ा था। वीर प्रताप ने राक्षसी ऊर्जा से भरे जहाज को ठंडी नजरों से देखा, ठंडी हंसी हंसे और उनकी बकवास सुनने को तैयार नहीं हुए। तारांकन पूर्ण बर्फ की 8वीं तलवार। तारांकन तारांकन। अगले ही पल अराजक राक्षस दमन कला से युक्त तलवार ऊर्जा पूरे आकाशीय जहाज को भेद गई। जितने भी यिनफायर संप्रदाय के सदस्य उस ऊर्जा से टकराए, वे सब प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बदलकर गायब हो गए। राक्षस दमन बैनर और अराजक राक्षस दमन
जीवन कला राक्षसी साधकों और डेमन पावर पर अत्यंत भयंकर दबाव डालती थी। वीर प्रताप ने गुइशियू क्षेत्र की शक्ति तक इस्तेमाल किए बिना सिर्फ हुआशान क्षेत्र की शक्ति से पूरे इनफायर संप्रदाय को मिटा दिया। उड़न, इंद्रधनुष, आकाशीय नाव पर खड़ी मु किंगलान ये सब देखकर गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में वीर प्रताप के प्रति गहरी जिज्ञासा जाग उठी। वे कौन सी साधना विधि चलाते हैं जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा और डेमन पावर पर इतना भयंकर दबाव डालती है, यहाँ तक कि वह स्वयं संत क्षेत्र की होने के बावजूद डेमन पावर के सामने थोड़ा प्रभावित होती है, जबकि वीर प्रताप उससे बिल्कुल अप्रभावित रहे और बिना पूरी शक्ति लगाए राक्षसी साधकों को मार डाला। क्षण भर के लिए मु किंगलान के मन में वीर प्रताप की उस साधना विधि के प्रति तीव्र उत्सुकता जाग गई। साधकों के लिए स्वर्गीय राक्षस प्राकृतिक शत्रु होते हैं। लगभग सभी साधक उनसे डरते हैं, यहाँ तक कि संत भी। कुछ 100 वर्ष पहले तियानहु राजवंश में मात्र हुआशान क्षेत्र का एक स्वर्गीय राक्षस आया था, तब भी उसे संभालने में मु किंगलान को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। राक्षसों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे लोगों के भय और नकारात्मक भावनाओं को सोखकर तेजी से मजबूत होते जाते हैं। उनकी डेमन पावर साधकों की चेतना को भी प्रभावित करती है। अगर महाराज की वह साधना विधि मिल जाए तो तियानहु कुल को कभी स्वर्गीय राक्षसों का डर नहीं रहेगा। किंतु ऐसी विधि मांगना आसान भी नहीं था। जब मु किंगलान इसी उलझन में खोई हुई थी, वीर प्रताप उड़न इंद्रधनुष नाव पर लौट आए। काम निपट गया, अब लौट चलते हैं। वे कियानरेन संसार में वापस आ गए। वहां पहुंचकर वीर प्रताप सीधे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर नहीं गए, बल्कि वे बैंगनी आकाश राजवंश के महल की ओर चल दिए। अगला क्या होने वाला है ये तीनों स्त्रियां अच्छी तरह जानती थीं। मु किंगलान बेबसी से सोचने लगी कि महाराज फिर उन 2 लुभावनी फॉक्सेस के साथ समय गंवाने वाले हैं। अराजक तारों के सागर आने के बाद से वह लगातार कोशिश कर रही थी कि वीर प्रताप को साधना की ओर प्रेरित करे। वह उनकी पत्नियों और रखैलों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती, फिर उनके द्वारा महाराज का मन बदलने की उम्मीद करती, किंतु उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हो रही थी। महल के द्वार पर वीर प्रताप को नानगोन बहनों को अपनी बाहों में भरते देख मु किंगलान के मन में गहरी चिंता और बेचैनी छा गई। ये स्वर्गीय सम्राट इस जीवन में इतना स्त्रियों के मोह में फंस गए हैं, तो अंत में इनका क्या होगा। तारानकन कियानरेन संसार के बाहर की यह घटना समाप्त होते ही तारानकन वीर प्रताप की नानगोन बहनों के प्रति विशेष कृपा मात्र एक सहायक बात थी। आखिर वे वहां पहले से मौजूद थे और दोनों स्त्रियों ने उन्हें देख भी लिया था, तो अब बिना कुछ किए कैसे लौटते। इसके अलावा दोनों बहनों ने शत्रु का पता लगाकर उन्हें पहले ही सूचना दे दी थी। ये बड़ी उपलब्धि थी जिसके लिए उचित पुरस्कार मिलना ही चाहिए। तारानकन इसी समय तारानकन तियान युआन संसार तारानकन एक गुप्त कक्ष में पद्मासन लगाए बैठा एक वृद्ध व्यक्ति अचानक अपनी आंखें खोलकर जोर से खांसा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। उसके शरीर से घनी राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही वह ऊर्जा फैली, पूरा गुप्त कक्ष काले धुएं की तरह राक्षसी कोहरे से भर गया। निंग जिंगदाओ ने दांत पीसते हुए घृणा भरी नजरों से आगे देखा और बुदबुदाया, शापित हो वह लड़का। मेरी डेमन पावर को दबाने की शक्ति उसमें कहां से आए। हालांकि उसका असली शरीर नहीं मरा था, सिर्फ उसकी छाया प्रतिरूप मरी थी, लेकिन उस प्रतिरूप की सारी अनुभूतियां दिव्य चेतना के माध्यम से लौट आई थीं। निंग जिंगदाओ के मन में अब भी भय का साया छाया हुआ था। अगर वह व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उसका असली शरीर भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। निंग जिंगदाओ को लगा था कि वीर प्रताप कोई खास नहीं है। जब उसने हमला किया था तब उसकी शक्ति साफ साफ हुआशान क्षेत्र की ही लग रही थी, किंतु हुआशान क्षेत्र का साधक मात्र अपनी शक्ति से डेमन पावर को इस कदर कुचल दे, ये बात असंभव थी। साफ था कि उसके पास राक्षसी शक्ति को दबाने का कोई खास उपाय है। निंग जिंगदाओ के मन में तुरंत वह विचित्र झंडा आ गया जिसे वीर प्रताप ने निकाला था। उस झंडे से निकलती 7 रंगों वाली ज्योति याद करते ही उसकी डेमन पावर फिर बेचैन हो उठी। उसने तुरंत आंखें बंद की और अपनी आंतरिक ऊर्जा से डेमन पावर को शांत किया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और ठंडे स्वर में बुदबुदाया, ये बात ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। पूरे ब्रह्मांड में डेमन पावर साधकों की सबसे बड़ी शत्रु मानी जाती है, और अब अचानक ऐसी शक्ति सामने आ गई है जो डेमन पावर को दबा सकती है। यह उसके लिए और उसके पीछे छिपे स्वर्गीय राक्षस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर भविष्य में फिर वीर प्रताप से सामना हुआ तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। इसलिए निंग जिंगदाओ के मन में एक ही विचार पक्का हो गया, तारानकन वीर प्रताप को मरना ही होगा। तारानकन। हालांकि इस बार वह खुद कुछ नहीं कर सकता था। अब जब उसे पता चल गया है कि सामने वाले के पास डेमन पावर का प्रतिकार करने का उपाय है, तो दोबारा जाना आत्महत्या के समान होगा। उसने सोचा, अगर लू यांगहुआ को ये बात पता चल गई कि जिसे मारने के लिए उसने भेजा था उसके पास इतना शक्तिशाली संरक्षक है, तो वह और भी भयंकर व्यक्ति तियानचेन संसार भेजेगा। तब दूसरों के हाथों काम करवाना आसान हो जाएगा। ये सोचकर निंग जिंगदाओ उठा। उसने पूरे कक्ष की राक्षसी ऊर्जा को अपने शरीर में समेट लिया और सीधे लू यांगहुआ
यांगहुआ के महल की ओर चल दिया। लू यांगहुआ ने तियान युआन संसार में एक राजवंश स्थापित किया था। हालांकि वह स्वयं इस संसार में नहीं रहता था, वह दिव्य चंद्र राजवंश लौट चुका था, फिर भी उसने यहाँ अपने विश्वसनीय लोगों को छोड़ रखा था। शी युवानकिंग नाम का वह विश्वसनीय व्यक्ति राजधानी में ही रहता था। जल्द ही निंग जिंगदाओ राजधानी पहुंच गया। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसके मन में एक आवाज गूंजी, निंग जिंग स्वामी, आप यहाँ कैसे? निंग जिंगदाओ ने तुरंत आवाज की दिशा पकड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्रकाश की रेखा बनकर महल के एक आंगन में पहुंच गया। आंगन के बीचों बीच झील पर बने मंडप में एक वृद्ध शांत भाव से चाय पी रहा था। निंग जिंगदाओ को आते देख उसने शांत स्वर में कहा, महाराज तियान युआन संसार छोड़ चुके हैं, जो कहना है मुझे बता दो। निंग जिंगदाओ बोला, महाराज की आज्ञा से यिन फायर संप्रदाय का काम असफल हो गया। शत्रु के पास हुआशान क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली संरक्षक है। चाय का प्याला उठाते हुए शी युवानकिंग का हाथ बीच में ही रुक गया। एक पल बाद उसने संभल कर कहा, हुआशान क्षेत्र, अगर मुझे याद है तो निंग जिंग संप्रदाय प्रमुख गुइशियू क्षेत्र के हैं न? गुइशियू क्षेत्र का योद्धा हुआशान क्षेत्र के साधक से डर गया। उसकी आंखों में हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा घूमी और उसने तुरंत देख लिया कि निंग जिंगदाओ की सांस कमजोर हो गई है। साफ था कि उसकी छाया प्रतिरूप नष्ट हो चुकी है। शी युवानकिंग की भौहें सिकुड़ गईं, आपकी छाया मारी गई। मात्र हुआशान क्षेत्र का साधक आपकी छाया मार सकता है। निंग जिंगदाओ ने स्पष्ट कहा, उसके पास एक विचित्र आध्यात्मिक हथियार है जो मेरी डेमन पावर को पूरी तरह दबा देता है। ये सुनकर शी युवानकिंग ने चाय का प्याला नीचे रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। निंग जिंगदाओ आगे बोला, महामंत्री, ये बात तुरंत महाराज को बतवा दीजिए। इसके अलावा मुझे संदेह है कि यह सब रहस्य चंद्र महल से जुड़ा है। रहस्य चंद्र महल हमारे यिन फायर संप्रदाय से पहले तियानचेन संसार पहुंचा था। मुझे पता चला है कि उनके लोग वापस लौट आए, लेकिन महाराज द्वारा मांगी गई उन शियान को साथ नहीं लाए। मेरा अनुमान है कि वह हुआशान क्षेत्र का साधक रहस्य चंद्र महल ने ही वहां सुरक्षा के लिए छोड़ा है। थोड़ी देर सोचने के बाद शी युवानकिंग बोला, ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुरंत महाराज को संदेश भिजवा दूंगा। निंग जिंग स्वामी, आप पहले लौट जाए। अगर महाराज का कोई नया आदेश होगा तो मैं आपको पहले सूचित कर दूंगा। निंग जिंगदाओ ने सिर झुकाया, महामंत्री को तकलीफ दी, क्षमा करें। इतना कहकर वह चला गया। निंग जिंगदाओ जानता था कि युन शियान लू यांगहुआ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब रहस्य चंद्र महल ने न सिर्फ उसे लाने में असफलता दिखाई है, बल्कि तियानचेन संसार में सुरक्षा छोड़ दी है और यिन फायर संप्रदाय को भी रोक दिया। जब लू यांगहुआ को ये सब पता चलेगा तो वह अवश्य क्रोधित होगा और तियानचेन संसार में और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति भेजेगा। तारानकन ठीक वैसे ही जैसा निंग जिंगदाओ ने सोचा था। तारानकन। जैसे ही वह चला गया, शी युवानकिंग महल के एक गुप्त कक्ष में गया। वहाँ एक वेदी थी जिसके माध्यम से वह दूर दिव्य चंद्र राजवंश में रह रहे लू यांगहुआ से सीधा संपर्क कर सकता था। वेदी सक्रिय करते ही कुछ ही देर में उस पर एक आकृति प्रकट हुई। वह लू यांगहुआ नहीं था। शी युवानकिंग ने सम्मान से झुककर अभिवादन किया। आकृति ने भावहीन स्वर में पूछा, क्या बात है? शी युवानकिंग ने सारी घटना विस्तार से बता दी। सुनकर आकृति का चेहरा कठोर हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई छोटा मोटा संप्रदाय दिव्य चंद्र राजवंश के राजकुमार का विरोध करने की हिम्मत कर सकता है। मैं महाराज को ये बात बता दूंगा। तुम रहस्य चंद्र महल पर नजर रखो। कोई असामान्य गतिविधि हो तो तुरंत सूचित करो। तारानकन इसी समय। तारानकन दिव्य चंद्र राजवंश, स्वर्ण राजा का क्षेत्र। तारानकन। लू यांगहुआ साधना कक्ष में ध्यान लगा रहा था कि बाहर से अचानक एक आवाज आई, राजकुमार, यिन फायर संप्रदाय सफल हो गया। ये सुनकर लू यांगहुआ ने आंखें खोली और भौहें सिकोड़ ली। उसके ज्ञान के अनुसार यिन फायर संप्रदाय के सभी सदस्य राक्षसी साधक थे। उनकी क्षमताओं को देखते हुए वीर प्रताप जैसे साधारण व्यक्ति को मारना उनके लिए चाइल्ड्स प्ले होना चाहिए था। वे न सिर्फ वीर प्रताप को मार सकते थे, बल्कि पूरे रहस्य चंद्र महल को मिटा सकते थे। फिर असफलता कैसे हुई? तारानकन। एक महीने बाद। तारानकन। बैंगनी आकाश राजवंश के महल में वीर प्रताप नानागोन युएहुआ की गोद में सिर रखे लेटे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर उठकर बैठ गए और उसके लाल लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराए। हम बहुत अच्छा, तुम्हारी शक्ति में अच्छी खासी तरक्की हुई है। नानागोन युएहुआ का चेहरा और लाल हो गया। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि महाराज शक्ति से क्या मतलब ले रहे हैं। उसकी रहस्यमयी कन्या कला सचमुच आगे बढ़ी थी, पर उससे उसकी अपनी शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ती थी। असली लाभ तो वीर प्रताप को होता था। हालांकि यह कला उसके
उसके लिए पूरी तरह बेकार भी नहीं थी। आजकल वीर प्रताप की उस भाव बंधन वाली साधना विधि के साथ उसकी कला एक चक्र बनाती थी। वह कला वीर प्रताप को जल्दी उत्तेजित करती और वीर प्रताप फीनिक्स पक्षी विधि से दोनों की भावनाओं को एक कर देते। जब वीर प्रताप को सुख मिलता उसे भी वही सुख महसूस होता। इस तरह उसकी आध्यात्मिक लय भी तेजी से बढ़ती थी। वीर प्रताप ने सिर घुमाकर नानागोन किंग्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, किंग्या तुम भी कम नहीं हो। नानागोन किंग्या ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज की कृपा है। वीर प्रताप उठ खड़े हुए और दोनों स्त्रियों से बोले, आज के लिए काफी है, मैं अब जाता हूँ। अगर मन करे तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से तियानचेन संसार आ जाना। इन वर्षों में वे हर बार कियानरेन संसार से जाते समय यही कहते, पर दोनों बहनें कभी खुद तियानचेन नहीं गईं। एक तरफ उन्हें तियानचेन संसार के महत्व का ज्ञान था, दूसरी तरफ डर था कि अगर वे वहां चली गईं तो शायद लौटना ही न चाहें। वीर प्रताप की उस दुष्ट साधना विधि ने उनकी भावनाओं को बांध लिया था। अब वे धीरे धीरे पतन की ओर झुक रही थीं। यहाँ तक कि नानागोन किंग्या जैसी विधर्मी साधिका भी इस बात से डरती थी। पहले संयोग से सिर्फ साधना बढ़ती थी, पर अब वीर प्रताप की फीनिक्स विधि के बाद दोनों को साधना का होश ही नहीं रहता। मन पूरी तरह उत्तेजना में डूब जाता और शरीर उनका नियंत्रण छोड़ देता। वीर प्रताप उठे तो उन्होंने हाथ हिलाया। उनके शरीर का सारा पसीना आध्यात्मिक ऊर्जा से तुरंत साफ हो गया। फिर दूसरा इशारा किया और उनके शरीर पर सुनहरी किनारी वाला श्वेत राजसी वस्त्र आ गया। दोनों बहनें भी तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, महाराज को प्रणाम। वीर प्रताप ने छाया संक्रमण विधि चलाई और महल से बाहर निकल गए। उनके जाने का आभास पाते ही मु किंगलान, जो साधना में लीन थी, तुरंत आंखें खोलकर उनके पास प्रकट हो गई। उसने देखा कि वीर प्रताप टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर नहीं बल्कि आकाश की ऊंचाई पर उड़ते हुए उड़न इंद्रधनुष आकाशीय नाव निकाल रहे हैं। मु किंगलान हैरान होकर पूछ बैठी, महाराज क्या हम तियानचेन संसार नहीं लौट रहे? वीर प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया, अभी नहीं। मैं अराजक तारों के सागर की सीमा पर एक नजर डालना चाहता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन दूसरी ओर, तारांकन तारांकन। दिव्य चंद्र राजवंश स्वर्ण राजा का क्षेत्र। लू यांगहुआ साधना कक्ष में बैठे थे। बाहर से खबर सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। बेकार के निकम्मे। उन्हें लगा था कि ये राक्षसी साधक कुछ खास है, एक अच्छा हथियार है, पर इतना आसान काम भी नहीं कर पाए। रहस्य चंद्र महल की प्रमुख अधिक से अधिक हुआशान क्षेत्र की होगी, जबकि यिन फायर संप्रदाय का प्रमुख भूयिष्यु क्षेत्र का है। राक्षसी ऊर्जा तो साधकों की स्वाभाविक शत्रु होती है। सबसे बड़ी बात, यिन फायर संप्रदाय के राक्षसी साधक साधारण नहीं थे, खासकर निंग जिंगदाओ, जो डेमन पावर वाला राक्षस दूत था। डेमन पावर साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी तेजी से कुचलती है। फिर भी वे असफल हो गए। लू यांगहुआ थोड़ा क्रोधित हुए, पर जल्दी ही शांत हो गए। एक छोटी सी चूक थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं। वीर प्रताप अब एक बेकार निकम्मा है, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि वह तियानचेन संसार में है, तो वह भाग नहीं सकता। उन्होंने बाहर खड़े सेवक से ठंडे स्वर में कहा, मैड फ्लेम को पर्सनली भेज दो। जी राजकुमार। लू यांगहुआ को अचानक कुछ याद आया, रुको, यिन फायर संप्रदाय असफल कैसे हुआ? सेवक ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार, यिन फायर संप्रदाय के प्रमुख ने कहा कि रहस्य चंद्र महल ने तियानचेन संसार में हुआशान क्षेत्र का एक साधक सुरक्षा के लिए छोड़ दिया है। ये सुनकर लू यांगहुआ का चेहरा और काला पड़ गया। एक छोटा मोटा संप्रदाय मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। हालांकि हुआशान क्षेत्र का साधक भेजने से यिन फायर संप्रदाय को असफल नहीं होना चाहिए था। निंग जिंगदाओ भूयिष्यु क्षेत्र का राक्षस दूत था, उसके सामने हुआशान क्षेत्र का साधक कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले मैड फ्लेम को तियानचेन संसार भेजो, लौटकर रहस्य चंद्र महल को जड़ से मिटा देना, और मैड फ्लेम को कह दो मुझे अपने शरीर पर दाग धब्बे पसंद नहीं। यिन फायर संप्रदाय अब बेकार हो चुका था। बेकार औजार को रखने का कोई फायदा नहीं, साथ ही यह उनके नाम का कलंक भी था। समझ गया, लू यांगहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ। सेवक चला गया तो लू यांगहुआ बुदबुदाए, नौवे भाई, तुम्हारे जीवित रहने से सम्राट की नींद हराम हो रही है। हालांकि इस जन्म में वीर प्रताप बेकार हो चुका था, लेकिन कौन कह सकता है कि वह फिर नहीं उठ खड़ा होगा। लू यांगहुआ ने जीवन की कसौटियों से एक बात अच्छी तरह समझ ली थी, किस्मत पलटती रहती है। आज का कमजोर कल का शेर बन सकता है। सतह पर वे सोचते थे कि वीर प्रताप खत्म हो गया, पर उनके अनुभव उन्हें चेताते थे, जब तक इंसान जिंदा है तब तक अनंत संभावनाएं हैं। अगर वीर प्रताप नहीं मरा और फिर से कोई खजाना या संसाधन मिल गया तो पिछले जन्म में वीर प्रताप बहुत शक्तिशाली थे। लू यांगहुआ ये बात भूल नहीं पाए थे। अब जबकि वीर प्रताप पतन की राह पर है, तो बेहतर है कि वह मर ही जाए। मरे हुए ही मन को चैन आता है, और अभी सबसे अच्छा मौका था। एक तरफ वीर प्रताप की शक्ति बहुत गिर गई है और पिछले जन्म की यादें भी नहीं है।
दूसरी तरफ उनके पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया है। अब अगर वह मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वे चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति काम करे, पर यिन फायर संप्रदाय इतना निकम्मा निकला कि अब उन्हें अपना आदमी भेजना पड़ रहा था। एक औजार और खोना पड़ेगा, पर सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाएगा। तारांकन ये सौदा बुरा नहीं था। तारांकन 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 वीर प्रताप के मन में बहुत दिनों से बाहर की ओर विस्तार करने की इच्छा थी। तारांकन तारांकन, किंतु हर बार जब हुआंगशान तारक क्षेत्र के उस अर्ध सम्राट का ख्याल आता, वे अपने मन की बेचैनी को दबा लेते। अभी उनकी शक्ति अर्ध सम्राट से मुकाबला करने लायक नहीं थी, इसलिए कम प्रोफाइल में रहना ही बेहतर था। इसके अलावा इन पिछले वर्षों में उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जल्द ही वे संत क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे। सच कहें तो उनके उपसंसार और उनकी पत्नियां रखैले उनके लिए बहुत बड़ी सहायता साबित हो रही थी, खासकर उपसंसारों की स्रोत शक्ति। जब उनकी स्त्रियों के उपसंसारों की किस्मत बढ़ती या कोई बड़ा घटनाक्रम होता, तो उन्हें स्रोत शक्ति का एक छोटा सा अंश मिल जाता। उस स्रोत शक्ति को शुद्ध करके उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ती। इसके अलावा स्रोत शक्ति की मदद से सिस्टम से मिली किसी भी साधना विधि को वे एक नज़र में पूर्णता तक पहुंचा लेते। फीनिक्स विधि भी वीर प्रताप की बहुत मदद करती। जैसे जैसे उनकी स्त्रियां मजबूत होती, उन्हें भी साधना का प्रतिपुष्टि मिलता। अब वीर प्रताप अकेले साधना नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी साधना की गति लगभग बेमिसाल थी। मु किंगलान ये बात समझ नहीं पाती थी। वह कई वर्षों से उनके साथ थी, पर वीर प्रताप को उसने कभी गंभीरता से साधना करते नहीं देखा। कभी कभी मन किया तो थोड़े समय के लिए एकांत साधना कर लेते, वरना ज्यादातर समय वे स्त्रियों के साथ रहते। इसीलिए हालांकि वह वीर प्रताप के पतन को लेकर चिंतित थी, फिर भी कोई चरम कदम नहीं उठा पाए। अगर वीर प्रताप की साधना बिल्कुल नहीं बढ़ रही होती, तो शायद वह पहले ही उनके उन लुभावनी स्त्रियों पर हमला कर चुकी होती। शुरू में उसके मन में यह विचार भी आया था कि अगर ये सब मोहिनियां मर जाएं, तो शायद महाराज का ध्यान साधना की ओर चला जाए। किंतु बाद में जब उसने देखा कि वीर प्रताप बिना गंभीर साधना के भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने यह विचार त्याग दिया। वो बस इतना सोचती कि अगर महाराज बिना साधना किए इतनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं, तो अगर वे पूरी तरह साधना पर ध्यान दें तो उनकी शक्ति कितनी जल्दी वापस लौट आएगी। तारांकन उड़न इंद्रधनुष आकाशीय नाव पर तारांकन तारांकन। वीर प्रताप देख पर खड़े होकर दूर शून्य के अंधकार को देख रहे थे। जैसे जैसे नाव अराजक तारों के सागर की सीमा की ओर बढ़ी, वह असीम अंधकार धीरे धीरे टिमटिमाते प्रकाश बिंदुओं से भरने लगा। उन बिंदुओं को देखकर वीर प्रताप समझ गए कि वे जीवित संसारों के संकेत हैं। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने मु किंगलान की ओर देखकर कहा, लान, इन दिनों मेरे पास समय है। चलो तुम मेरे साथ त्यानहुओ संसार चलो। मु किंगलान चौंक गई। उसे वीर प्रताप के इस प्रस्ताव की उम्मीद नहीं थी, पर सोचने पर उसे लगा कि इसमें गलत भी कुछ नहीं है। त्यानहुओ कुल के लोग वीर प्रताप के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। अगर उन्हें पता चले कि स्वर्गीय सम्राट जीवित हैं और खुद उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वे खुशी से झूम उठेंगे। किंतु मु किंगलान के मन में थोड़ी चिंता भी थी। हालांकि वह कुछ वर्ष पहले वीर प्रताप के पास आई थी, पर अभी भी त्यानहुओ कुल के बहुत कम लोगों को ही पता था कि सम्राट का पुनर्जन्म हो चुका है और वे अराजक तारों के सागर में हैं। जिन्हें पता है वे या तो त्यानहुओ कुल के उच्च पदाधिकारी हैं या वे सदस्य जो अराजक तारों के सागर आए हैं। ज्यादातर त्यानहुओ कुल और त्यानहुओ राजवंश के लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं। अगर सम्राट त्यानहुओ राजवंश लौट गए और खबर फैल गई, तो कुल के लोग तो बेहद प्रसन्न होंगे, किंतु राजवंश के अन्य लोगों को भी पता चल जाएगा कि सम्राट अभी जीवित हैं। त्यानहुओ राजवंश के अंदर हुआंगशान अर्ध सम्राट के साथ मिलने वाले लोग भी कम नहीं हैं। अगर उन्हें ये खबर मिल गई, तो वे निश्चित रूप से हुआंगशान अर्ध सम्राट के लोगों तक ये सूचना पहुंचा देंगे। तब हुआंगशान की सेना त्यानहुओ संसार पर हमला कर सकती है। त्यानहुओ संसार हुआंगशान अर्ध सम्राट के अधीनस्थों से नहीं डरता था, पर मु किंगलान सबसे ज्यादा इसी बात से डरती थी कि अगर हुआंगशान के लोग जान गए कि सम्राट की शक्ति अभी पूरी तरह नहीं लौटी है, तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद मु किंगलान ने कहा, महाराज, त्यानहुओ राजवंश हुआंगशान तारक क्षेत्र में है। अगर हुआंगशान अर्ध सम्राट को आपके अस्तित्व का पता चल गया, तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वीर प्रताप ने लापरवाही से कहा, क्या वह अभी भी बंद साधना में नहीं है? उस स्तर के व्यक्ति तो हजारों वर्ष तक साधना में रहते हैं। इसके अलावा इस बार मैं चुपके से जा रहा हूं, उसे पता नहीं चलेगा। वीर प्रताप का इरादा था कि पहले त्यानहुओ संसार जाएं, वहां संत स्तरीय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाएं।
भविष्य में अगर हुआंगशान तारक क्षेत्र से युद्ध हुआ तो महान शिया राजवंश की सेना तियानहुओ राजवंश के माध्यम से सीधे वहां पहुंच सके। मु किंगलान अभी भी हिचकिचा रही थी, पर वीर प्रताप मुस्कुराए और बोले, मैं तियानहुओ संसार में संत स्तरीय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाना चाहता हूं। आगे से तियानहुओ कुल के लोग अराजक तारों के सागर आना चाहें तो बस इस फॉर्मेशन से सीधे आ सकेंगे। मु किंगलान का मन थोड़ा पिघल गया। तियानचेन संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा तियानहुओ संसार से भी ज्यादा घनी थी। अगर तियानहुओ कुल के लोग वहां आएंगे तो उनकी साधना और तेजी से बढ़ेगी, पूरे कुल की शक्ति बढ़ेगी। वह खुद तियानहुओ कुल की सदस्य थी, इसलिए कुल को मजबूत होते देखना उसे अच्छा लगता था। ठीक उसी पल वीर प्रताप ने समय स्थान दर्पण निकाला और तुरंत तियानहुओ संसार के मु झेंकिंग से संपर्क कर लिया। दर्पण में वीर प्रताप को देखते ही मु झेंकिंग ने तुरंत सिर झुकाया, महाराज को प्रणाम। फिर उसकी नजर वीर प्रताप के पास खड़ी मु किंगलान पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, क्या पुरानी पूर्वज की योजना सफल हो गई? महाराज, क्या आज्ञा है? मु झेंकिंग ने आदर से पूछा। इन वर्षों में वीर प्रताप ने तियानहुओ संसार से सिर्फ कुछ आध्यात्मिक पत्थर और संसाधन मंगवाए थे, ज्यादा आज्ञाएं नहीं दी थी। वीर प्रताप ने पूछा, मैंने जो काम सौंपा था उसकी जांच पड़ताल कैसी चली? वे सबसे ज्यादा चिंतित तारांकन कईहाई संप्रदाय तारांकन को लेकर थे। वह संप्रदाय अराजक तारों के सागर के अस्तित्व को जानता था। हालांकि कई वर्षों से उन्होंने कोई व्यक्ति नहीं भेजा था, पर वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर कईहाई संप्रदाय ने अराजक तारों के सागर का राज हुआंगशान अर्ध सम्राट तक पहुंचा दिया तो तियानचेन संसार के लिए विनाश हो जाएगा। इसलिए वीर प्रताप ने मु झेंकिंग को कईहाई संप्रदाय का पता लगाने और उसकी शक्ति जानने का काम सौंप रखा था, ताकि पहले ही उसे जड़ से मिटाया जा सके। मु झेंकिंग ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमने कईहाई संप्रदाय वाले संसार का पता लगा लिया है और उसकी शक्ति का भी अनुमान लगा लिया है। तियानहुओ राजवंश हुआंगशान तारक क्षेत्र में काफी प्रभावशाली था। उनके व्यापारिक काफिले विभिन्न संसारों में फैले थे, इसलिए किसी संप्रदाय की जानकारी हासिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वीर प्रताप शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, बताओ, कईहाई संप्रदाय की शक्ति कितनी है? तारांकन वीर प्रताप ने जैसे ही प्रश्न किया, मु झेंकिंग ने गंभीरता से रिपोर्ट दी, तारांकन। महाराज, कईहाई संप्रदाय हुआंगजी संसार में स्थित है और वहां का सबसे बड़ा संप्रदाय है। पूरा हुआंगजी संसार उसके नियंत्रण में है। इस संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उनका ग्रैंड एल्डर है, जो संत क्षेत्र के प्रथम स्तर का साधक है। सुना गया है कि पिछले कुछ वर्षों से वह बंद साधना में है और संत क्षेत्र के द्वितीय स्तर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड एल्डर के अलावा उनका संप्रदाय प्रमुख भी अर्ध संत है। इन दोनों के अलावा बाकी सदस्य गुइश्यू क्षेत्र के साधक हैं। ये सब खुली जानकारी है। उनके पास और कितने संत क्षेत्र के साधक हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वीर प्रताप ने एक पल सोचा। संत क्षेत्र का साधक सामने हो तो बात वाकई कठिन थी। वे अभी तक संत क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। पवित्र तेज वाली कवच से अपनी शक्ति बढ़ाकर वे संत स्तरीय शक्ति के करीब पहुंच सकते थे, पर असली संत क्षेत्र की शक्ति और समझ दोनों में काफी अंतर था। जितनी उनकी साधना बढ़ रही थी, उतना ही उन्हें महसूस हो रहा था कि पवित्र तेज वाली कवच अब पहले जितनी प्रभावी नहीं रही। वह केवल शक्ति बढ़ाती थी, पर साधना की गहराई और नियंत्रण नहीं देती थी। कईहाई संप्रदाय पूरे संसार पर राज करता था। उसकी नींव बहुत गहरी थी। हो सकता है कि उनके पास एक से ज्यादा संत क्षेत्र के साधक हों। अगर बिना सोचे समझे हमला किया तो उल्टा नुकसान हो सकता था। पर कईहाई संप्रदाय एक बड़ा खतरा था, एक ऐसा बम जो कभी भी फट सकता था। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वीर प्रताप बोले, तुम जांच जारी रखो। बेहतर हो कि कुछ विश्वसनीय लोगों को संप्रदाय में घुसाकर यह पता लगाओ कि उनके पास कितने संत क्षेत्र के साधक हैं। वे जानते थे कि अभी संत क्षेत्र में प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी साधना को संत क्षेत्र तक ले जाएं, फिर कईहाई संप्रदाय का काम तमाम करें। मु झेंकिंग ने आदर से सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज। वीर प्रताप आगे बोले, वैसे मैं तियानहुओ संसार जाने वाला हूं। ये सुनकर मु झेंकिंग स्तब्ध रह गया। उसकी नजर स्वाभाविक रूप से मु किंगलान पर गई। उसे लगा कि शायद पुरानी पूर्वज ने महाराज के कान भर दिए हैं, इसी वजह से यह विचार आया है। तियानहुओ कुल को अराजक तारों के सागर लाकर बसाने वाले वीर प्रताप थे। वे तियानहुओ संसार लौटना चाहें तो इसमें गलत कुछ नहीं था। कुल के लोग जानकर फूले नहीं समाएंगे। पर मु झेंकिंग के मन में चिंता थी। महाराज का पुनर्जन्म अभी हुआ है, शक्ति पूरी तरह नहीं लौटी है।
हुआंगशान तारक क्षेत्र में अर्थ सम्राट बैठा है। अगर महाराज की पहचान उजागर हो गई तो खतरा बहुत बड़ा होगा। मु झेनकिंग चुप रह गया। वीर प्रताप ने पूछा, क्या हुआ? क्या अग्नि सम्राट मुझे देखना नहीं चाहते? मु झेनकिंग तुरंत बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। पर तियानहुओ संसार हुआंगशान तारक क्षेत्र में है। वहां अर्थ सम्राट है। अगर कोई अनजाने में आपकी पहचान उजागर कर दे तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसे विश्वास था कि महाराज खतरे को समझ गए होंगे। तियानहुओ कुल के लोग तो पहचान छिपाए रखेंगे, पर तियानहुओ संसार में सिर्फ वे ही नहीं रहते। अगर बाहर के लोगों को पता चल गया, खासकर जो हुआंगशान अर्थ सम्राट के साथ मिलने की सोच रखते हैं, तो वे तुरंत खबर पहुंचा देंगे। मु किंगलान को मिलाकर तियानहुओ संसार में केवल 2 संत क्षेत्र के योद्धा हैं। मु झेनकिंग को महाराज की सुरक्षा का पूरा भरोसा नहीं था। वीर प्रताप उनकी चिंता समझ गए और बोले, मेरा तियानहुओ संसार जाना गुप्त रखना। तुम चुप रहोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अलग रूप बनाकर आऊंगा। मु झेनकिंग समझ गया कि महाराज का फैसला पक्का है। उसने कहा, जो आ गया। पर महाराज, आप तियानहुओ संसार किस काम से जाना चाहते हैं? वीर प्रताप ने जवाब दिया, मैं वहां संत स्तरीय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाना चाहता हूं, जिससे तियानहुओ कुल के लोग सीधे अराजक तारों के सागर आ जा सकें। मु झेनकिंग फिर चौंका, पर जल्दी ही समझ गया। अगर यह फॉर्मेशन बन गया तो संसाधन भेजना और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं महाराज की प्रतीक्षा करूंगा, मु झेनकिंग ने कहा। ठीक है, बस इतना ही। वीर प्रताप ने समय स्थान दर्पण बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक तारक मानचित्र निकाला, उस पर एक बिंदु चिन्हित किया और नाव चला रही स्वर्गीय साम्राज्य तियानहोन से बोले, होन होन, तुरंत इस जगह की ओर चलो। स्वर्गीय साम्राज्य तियानहोन ने भावहीन चेहरे से नाव को पूरे वेग से तियानहुओ संसार के निर्देशांक की ओर मोड़ दिया। वीर प्रताप ने मु किंगलान की ओर देखकर कहा, लान, तुम साधना कक्ष में जाकर आराम करो। जी महाराज। मु किंगलान ने सिर झुकाया और नाव के साधना महल में चली गई। जब वह चली गई तो वीर प्रताप देख पर खड़े रहे। उनकी नजर स्वर्गीय साम्राज्य तियानहोन की मजबूत पीठ पर टिकी हुई थी। कुछ वर्ष पहले उन्होंने तियानहोन के लिए भौतिक शरीर बनाने का विचार किया था, पर घर लौटकर पत्नियों रखैलों के सुख में खो गए। आज फिर तियानहोन को देखकर वह पुराना विचार उनके मन में जाग उठा। तियानहोन को भी महसूस हो गया कि वीर प्रताप उसे घूर रहे हैं। वह इस पुरुष से बेहद नाराज थी, जो वादा करके भूल जाता था और सिर्फ दीनगे हाँकता था। कुछ वर्ष पहले उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वीर प्रताप उसे पुनर्जीवित कर देंगे। फूलों के बगीचे वाली स्त्री ने भी यही कहा था, पर इतने वर्ष बीत गए फिर भी कोई भौतिक शरीर नहीं बना। उड़न इंद्रधनुष नाव भी वर्षों से वीर प्रताप के शरीर के अंदर बंद पड़ी थी। तियानहोन को अब लगने लगा था कि वह धोखा खा गई है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा की शक्ति तो काफी बढ़ गई थी, पर नाव के अंदर बंदी नियम शक्ति उसे पुनर्जीवित होने से रोक रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।